Good morning, everyone. How are you? Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. We are fine. And what about you? I am also fine, Beta, and you are most welcome in this session. And as we all know, हम सभी ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था द अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी भी थी कि कब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनी थी, उस असेंबली में लोगों को कौन असेंबल कर रहा था, तो जवाहरलाल नेहरू थे। और ये कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के रेडी हुआ था ये आप लोग पहले से ही जानते हैं। कितना टाइम लगा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी होने में, जानते हैं ना आप सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए शो मी योर हैंड, कितने बच्चे जानते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी होने में, उसे कंप्लीट होने में टोटल कितना टाइम लगा था? यस अभिषेक? Ma'am, 2 years, 11 months, 18. यस, 2 year 11 months and 18 days। अभी जब आप फिर से 11th में जाके फिर से सिविक्स लेंगे तो उसमें आवर्स, मिनट एंड सेकंड भी ऐड कर दिए गए हैं, अगर 11th में भी कोई फिर से सिविक्स पढ़ेगा। चलिए तो आगे हम इस चैप्टर को आगे और स्टडी करते हैं। तो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। ये असेंबली की सबसे पहले 1934 में ये असेंबली बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा, जिसकी स्थापना आईएनसी ने की थी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। उसके बाद 1946 नवंबर से लेकर के दिसंबर 1946 से लेकर के, यानी कि 9 दिसंबर 1946, यहाँ पर फिलहाल एक्चुअल डेट नहीं दी है, लेकिन 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी असेंबली में। उसी दिन से कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचना, उसे कैसे बनाया जाएगा, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। एंड एट द लास्ट नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बन करके रेडी हो गया था। चलिए तो अब आज हमें पढ़ना है इससे आगे। यस, हमारा जो पैराग्राफ था, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है? तो थोड़ा बहुत तो हम सभी इसके बारे में जानते हैं कि किसी भी कंट्री को एक आइडेंटिटी देने के लिए, एक पहचान देने के लिए उसे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलाना ज़रूरी होता है, और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ लिखे गए होते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए अब इसके अलावा और क्या इम्पोर्टेंट है ये हमें इस पैराग्राफ में दिया होगा। चलिए तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, आज के टाइम पे दुनिया के अधिकतर देशों के पास कॉन्स्टिट्यूशन है। सबके पास नहीं है, लेकिन बहुत सारे देशों के पास है। While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic। तो अब सारे कंट्रीज के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि उनका एक संविधान है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर डेमोक्रेसी है, यानी कि ये मतलब नहीं है कि वहां पर लोगों को ही अधिकार है अपनी सरकार चुनने का। बहुत सारी कंट्रीज आज भी ऐसी हैं जहां पर किंग होता है आज के टाइम पे भी, लेकिन वहां पर फिर भी लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके शासन चलाते हैं। तो यानी कि अभी जिन देशों के पास कॉन्स्टिट्यूशन है उनका अपना खुद का, तो जरूरी नहीं है कि वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, वहां पर मोनार्ची भी हो सकती है, राजतंत्र भी हो सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या बताया हमें। तो द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पस। First is lay out certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizen aspire to live in। तो सबसे पहली कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? हमें बहुत सारे कारणों से जरूरत होती है। पहली चीज कि यही जो संविधान है, इट इज ले आउट सर्टेन आइडियल्स, यानी कि यही उन आदर्शों की स्थापना करते हैं जिन आदर्शों के बिहाफ पे हम किसी कंट्री को चला सकते हैं, कि हमें कौन से आइडियल्स को फॉलो करना है। तो कौन से आइडियल से, कौन से आदर्शों से जितने भी नागरिक हैं वो एस्पायर हैं, वो प्रभावित हैं, कौन से आदर्शों को अपने शासन में लाना चाहते हैं, तो ये
अगर अभी कोई एक पर्टिकुलर एक पर्सन कहे कि मुझे इस तरीके से शासन चलाना है, तो सारे लोग उसके फेवर में नहीं होंगे। लेकिन अभी कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है तो वो सबको मानना जरूरी है, तो यहाँ पर सभी लोग कन्विंस हो जाते हैं एक साथ, सभी लोगों की सहमति होती है। अब आगे देखिए और क्या बताया हमें। अनदर वे अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटीज। अब दूसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें ये बताता है कि हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, उसका फंडामेंटल नेचर कैसा होगा, यानी कि हमारे समाज की विशेषताएं कैसी होंगी, उसका बेस कैसा होगा, कौन कौन सी चीजें फॉलो की जाएंगी, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ही रेडी करता है। अ कंट्री इज यूजुअली मेड ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issue। अब ये अभी एक चीज मैंने आपसे पहले डिस्कस की कि जो हमारी कंट्री है इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे कम्युनिटी में लोग रहते हैं, बहुत सारे रिलीजन को मानने वाले लोग रहते हैं, और ये हमेशा ही एक दूसरे से सहमत हो ये जरूरी नहीं है। बहुत बार झगड़ा हो जाता है, कभी किसी बात को लेके कभी किसी बात को लेके झगड़ा हो जाता है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर ये मेंटेन कौन करता है, उस सिचुएशन को बैलेंस कौन करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि उसमें लिखा हुआ है अगर कहीं भी दंगा फसाद होता हुआ देखा गया, वायलेंस देखा जाता है, तो उसको पनिश किया जाएगा। तो यानी कि हमारी सोसाइटी में पीस एंड साइलेंस बनाए रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हेल्पफुल है। इसमें जो रूल्स लिखे गए हैं उसको सभी लोग मानेंगे। देखिए, a constitution helps serve as set of rules and principles that all person in a country can agree upon the basis of the way in which they want to the country to be governed। तो कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है, उसने जो सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं, जो रूल्स का सेट बनाया है उसने, एंड जो प्रिंसिपल लिखे गए हैं उसमें, जितने भी उसकी मान्यताएं हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी चीजें लिखी गई हैं, तो उस पर पूरे देश के लोग सभी एग्री होते हैं। और फिर उसी के बिहाफ पे वो डिसाइड करते हैं कि हमारी कंट्री को कैसे गवर्न करना है, कैसे चलाना है शासन व्यवस्था को। तो दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट आल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियाज दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। तो ये केवल इसमें केवल यही नहीं है कि इस शासन व्यवस्था को चलाना कैसे है, एक एग्रीमेंट भी होता है उन आदर्शों का, उन विश्वास का, कि कौन से विश्वासों को हमें, कौन से आदर्शों को छोड़ना नहीं है, पकड़े रहना है। यानी अभी बहुत सारी ऐसी पुरानी मान्यताएं हैं जिसे हम एज इट इज फॉलो किए जा रहे हैं, वो पहले से चेंज नहीं हुई है। हमारी हिस्ट्री में जो चीजें थी वो आज भी वैसी की वैसी ही है। जैसे सबसे पहली चीज तो एपिक्स को लेकर के है, लैंग्वेज है, हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है। ये नेशनल लैंग्वेज कौन सी आप लोग जानते हैं, हमारे इंडिया की? हिंदी। हिंदी। यस। राष्ट्रीय भाषा किसे कहा जाता है? क्या कोई नेशनल लैंग्वेज है हमारे इंडिया की? यस मैम। यस अभिषेक? मैम हिंदी है। हिंदी? यस मुस्कान, यू टेल बेटा। हिंदी आपका भी आंसर है क्या? हिंदी करेक्ट है? यस मैम। अरे भाई, हमारे इंडिया की अभी तक कोई नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। आपको पता है राष्ट्रीय भाषा किसी भी लैंग्वेज को कंसीडर कर ही नहीं सकते। हिंदी है लेकिन वो राजभाषा है। इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और हिंदी को बनाया गया था 14 सितंबर, शायद 14 नवंबर है, मुझे कंफर्म याद नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय भाषा, क्योंकि राष्ट्रीय भाषा एक ऐसी लैंग्वेज जिसे सब लोग यूज कर सके, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हो। लेकिन कोई भी लैंग्वेज को प्रायोरिटी नहीं दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी कि देखिए, अभी हमारे इंडिया के बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो हिंदी जानते ही नहीं है बोलना। अगर अभी कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया होता ना, तो उन्हें हिंदी पढ़ना कंपलसरी होता, तब वो लोग विरोध खड़ा कर देते। तो इसलिए किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज मान करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश एंड हिंदी दोनों। यानी कि अभी इंग्लिश में लिख के आता है, जो भी लेटर्स आएंगे सरकार की तरफ से, ऑफिशियल लेटर जो भी आते हैं, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे होते हैं। क्योंकि
हिंदी और इंग्लिश ये दोनों, इन दोनों लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी गई है, ये ज्यादा मेन है, बट नेशनल लैंग्वेज नहीं है। चलिए तो अब आगे आते हैं। क्या बताया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक एग्रीमेंट, यानी कि कहाँ पर लोग सहमत होंगे, कौन से आदर्शों को लेकर के चलाना है और कौन सी चीजों को अपहोल्ड किए रहना है, यानी कि कौन सी चीजों को हमेशा के लिए बनाए रखना है, छोड़ना नहीं है, कौन से ऐसे आदर्श हैं। तो ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो बहुत पहले बना था, लेकिन उसमें वो कुछ चेंजेस किए हैं, लेकिन सारी चीजें पहले से बदल करके नई ऐड कर दी जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कौन से आइडियल्स को हम लोगों को फॉलो करते जाना है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड करता है। समझ आ गया सभी को? यस मैम। चलिए अब आती है नेपाल की स्टोरी। इतना तो आप लोग जानते हैं, नेपाल हमारा एक नेबरिंग कंट्री है। कौन सी डायरेक्शन में है ये? यस अनुभव, यू टेल। नेपाल नॉर्थ डायरेक्शन में है। नॉर्थ नॉर्थ, नॉर्थ में ही है ना? यस मैम। तो ये नॉर्थ में है कंट्री। अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए पहले जो पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं, बाद में पिक्चर वाली स्टडी करेंगे। यस, तो क्या दिया हुआ है हमें? ये सीन तो नेपाल का दिया हुआ है। अब नेपाल में ये धरना प्रदर्शन, ये इतना ज्यादा ये लोग वायलेंस क्यों कर रहे हैं, ये अभी हम आगे इस पैराग्राफ में पढ़ते हैं। तो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय थ्रू टू कंट्रास्टिंग सिचुएशन इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल। तो अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन को और ज्यादा समझने की कोशिश करनी है कि लोगों के लिए इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। और ये एक रिसेंटली हिस्ट्री है, यानी कि हाल फिलहाल में ही, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं हुई। तो ये हाल फिलहाल की ही हिस्ट्री है नेपाल की। अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन द नॉर्थ, एक ऐसा देश जो इंडिया के साथ नॉर्थ का बॉर्डर टचअप करता है, यानी कि इंडिया के नॉर्थ में है। तो until recently Nepal was a monarchy. The previous constitution of Nepal which had been adopted in 1990. अब नेपाल में देखिए पहले क्या था, मोनार्ची था, यानी कि राजतंत्र था। आप टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट 6 क्लास में पढ़ चुके हैं आप सभी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है, फेडरेशनल गवर्नमेंट क्या होता है, मोनार्ची क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं ना? यस मैम। यस, याद है या भूल गए? यस मैम। चलिए अगर भूल भी गया हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो आगे आने वाले चैप्टर्स है ना, ये आपको पिछली चीजें जरूर रिकॉल कराएंगे, इतना तो कंफर्म है, भूलने नहीं देंगे कुछ भी। यस, तो देखिए यहाँ पर नेपाल में क्या था, मोनार्ची थी, यानी कि राजतंत्र था। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैज बीन अडॉप्टेड इन 1990। तो अभी नेपाल में जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसे अडॉप्ट कर लिया गया था 1990 में ही, यानी कि जो पिछला इनका कॉन्स्टिट्यूशन था, कैसे राज्य चलाना है, इनका जो संविधान बना था, इसे 1990 में इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था। उसके अकॉर्डिंग शासन भी चलने लगा था। तो रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट फाइनल अथॉरिटी रेसिस्ट विद द किंग। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया, लेकिन जो फाइनल अथॉरिटी थी, जो अधिकार था, वो राजा के पास था। A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy. In 2006, they finally succeed in putting an end to the powers of the king. तो ये लगातार ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, काफी डेकेड से, बहुत सारे दशकों से ये लोग लड़ाई कर रहे थे। क्यों लड़ाई कर रहे थे? क्योंकि ये डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना चाहते थे अपने नेपाल में। और फाइनली 2006 में ये लोग सक्सेसफुल रहे भी, इन्होंने राजा के शासन को खत्म कर दिया। तो 2006 में फिर से इनके नेपाल में नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया फिर से 2006 में। पहले 1990 में बना था, लेकिन ऐसा क्या हुआ, क्यों? तो ऐसा क्या हुआ ये हमें यही बताया है इसमें, केवल इतना कि भले ही इनका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, लेकिन अधिकार किसके पास थे? राजा के पास। और अगर राजा के पास अधिकार है तो राजा तो प्रजा की तरह ही ट्रीट करेगा। और यही कारण था कि इन लोगों ने फिर से डिमांड रखी कि नहीं, हमें अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है और फिर से डेमोक्रेसी लानी है। तो फाइनली ये लोग 2006 में सक्सेसफुल रहे और राजा का शासन खत्म हो गया। द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। अब इन लोगों का यहाँ पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना और
फिर इन्होंने अब अपने नेपाल में एक डेमोक्रेसी शुरू किया, यानी कि लोकतंत्र शुरू हो गया। अब लोग जिसे चुनेंगे वही राजा बनेगा। Constitution is because it did not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be and they have fought for. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज बिकॉज इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमारे आदर्श, अगर उसमें हमें ये नहीं लगेगा कि हमारे आदर्श हैं या हमारी सारी चीजों की पूर्ति नहीं हो रही, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को कोई नहीं मानेगा, जैसा नेपाल में हुआ। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले ही बन गया था, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो संविधान बना था, वो लोगों के लिए एक आइडियल्स नहीं बन पा रहा था, एक आदर्श नहीं बन पा रहा था। इसलिए लोगों ने फिर से स्ट्रगल किया और उसे चेंज करके दोबारा से नए टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया। चलिए, तो यानी कि हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उससे सभी लोग कन्विंस्ड है, सहमत है, इसीलिए आज तक किसी ने भी विरोध नहीं उठाया उसके खिलाफ। क्योंकि उसमें सारी चीजें जो बनाई गई है ना, वो बहुत ध्यान से, इतना लंबा टाइम लेके, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है जो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। तो उसमें सारी चीजें ध्यान रखी गई हैं कि लोगों की सारी चीजों की फुलफिलमेंट होनी चाहिए। चलिए, अभी ये वाले पिक्चर देखते हैं, इसमें हमें नेपाल के बारे में ही बताया है। यस, तो अभी ये वाला पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप सभी से क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने हैं। तो जितनी भी अभी चीजें पढ़ी हैं सारी ध्यान रखनी है। तो देखिए इसमें क्या बताया हमें, द कंट्री ऑफ नेपाल हैज विटनेस सेवरल पीपल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। तो नेपाल कंट्री, अभी हम पढ़ ही चुके हैं कि गवाह रहा है डेमोक्रेसी के लिए, यहाँ बहुत स्ट्रगल हुए हैं। There was a people struggle in 1990 that established democracy that lasted for 12 years until 2002. तो अभी यहाँ पर 1990 में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, और उसके बाद यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी बन गया, एक लोकतांत्रिक सरकार भी बन गई। लेकिन वो सरकार केवल कहने के लिए थी नहीं उस टाइप की। और ये कब तक रही फिर? 12 इयर्स तक, 2002 तक। फिर क्या हुआ, 9 अक्टूबर 2002 में किंग ज्ञानेंद्र, यहाँ पर एक राजा थे जिनका नाम दिया है ज्ञानेंद्र, सिटिंग द माओस्ट अपराइजिंग इन द कंट्री साइड एट हिज रीजन began taking over different aspect of the government with armies assistance. अब यहाँ पर एक राजा है ज्ञानेंद्र, तो यहाँ पर देखिए साइडिंग, इन्होंने एक पक्ष लिया, फेवर लिया द माओइस्ट, यानी कि माओवादी, माओइस्ट को हम माओवादी भी कह सकते हैं। तो माओवादी की साइड लेते हुए, यानी कि माओवादी का पक्षपात लेते हुए, इन्होंने क्या कहा कि जो माओवादी है ना वो बहुत खराब है और वो शासन नहीं चलने देंगे, और उनका बहाना बना करके ये जो राजा है ये इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में खुद राजा बन गया कि आप लोग मुझे फॉलो करिए। अब आगे क्या हुआ फिर, इन्होंने धीरे धीरे आर्मीज को भी अपने अंडर में कर लिया। तो इनकी जो गवर्नमेंट पावर थी वो आर्मीज असिस्टेंस के साथ और ज्यादा पावरफुल हो गई। एंड द किंग देन फाइनली टुक ओवर एट द हेड ऑफ गवर्नमेंट इन फरवरी 2005। और फरवरी 2005 में ये जो किंग है ये पूरी तरीके से हेड बन गया, यानी कि कोई राजा रहा ही नहीं। पहले तो यहाँ पर लोगों ने एक नेता चुना था, अपना लीडर चुना था, लेकिन जो ये राजा था किंग ज्ञानेंद्र, उसने क्या बताया कि माओवादी हैं और माओवादी के साथ ये मिले हुए हैं और ये आप लोगों को शासन नहीं करने देंगे, बहुत खराब है, माओवादी आतंकवादी की तरह है, टेररिस्ट की तरह है। और ये सब क्या करके उसने आर्मी को अपने कंट्रोल में कर लिया। उसके बाद क्या हुआ फिर, फरवरी 2005 तक वो बिल्कुल फाइनली हेड बन गया नेपाल का। अब आगे नवंबर 2005 में द माओइस्ट जॉइंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज टू साइन अ 12 पॉइंट एग्रीमेंट। अब ये जो माओवादी थे, ये यहाँ की आम जनता को माओइस्ट कहा गया है, माओवादी लोग, इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की 12 पॉइंट एग्रीमेंट, 12 पॉइंट एग्रीमेंट के साथ, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, उसके साथ एक एग्रीमेंट किया, समझौता किया। अब ये एग्रीमेंट जो था, दिस एग्रीमेंट सिग्नल टू द लार्जर पब्लिक एंड इमिनेंट रिटर्न टू डेमोक्रेसी एंड पीस। तो इन्होंने जब इस डेमोक्रेसी के साथ एग्रीमेंट, सॉरी, ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी इसके साथ एग्रीमेंट इसलिए किया था क्योंकि इन्हें एक सिग्नल दिख रहा था कि इससे हमारी जो इमिनेंट पावर है, जो हमारी पावर थी पहले वाली, वो लौट आएगी, हमारे यहाँ लोकतंत्र फिर से बन जाएगा।
तो इसलिए इन्होंने 12 पॉइंट एग्रीमेंट किया एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ। अब क्या ये सक्सेसफुल रहा था? तो दिस पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी बिगन गैनिंग इमेंस फोर्स। अब ये जो लोगों का जो धरना था, जो स्ट्रगल था डेमोक्रेसी को लेकर के, लोकतंत्र लाने के लिए जो लड़ाई थी, ये और ज्यादा फैलती गई और ज्यादा फोर्स में आ गई और ज्यादा पावरफुल हो गई। It repeatedly refused the small concession that the king made, and finally in April 2006 the king restored the third parliament and asked the political parties to form a government. अब आगे क्या हुआ फिर? अब 2006 तक तो ये फोर्स में आ गया था इनका मूवमेंट, एंड इन सभी ने रिफ्यूज कर दिया स्मॉल कंसेक्शन। तो जो राजा था वो छोटी मोटी इनको कंसेक्शन दे रहे थे कि मैं आपको जो पॉलिटिकल पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर्स रहे होंगे उनको ये कंसेक्शन दे रहे थे, यानी कि अपनी तरफ करने के लिए पिघला रहे थे, तो रिश्वत टाइप का दे रहे थे, रियायत। तो लोगों ने इसे लेने से इनकार कर दिया और फाइनली 2006 में, अप्रैल 2006 में राजा जो है वो परेशान हो गया और उसे थर्ड पार्लियामेंट बुलानी पड़ी, तीसरी संसद। एंड फिर क्या हुआ? इसने पॉलिटिकल पार्टी को क्या कहा कि अब आप अपनी सरकार बना सकते हैं, क्योंकि परेशान हो गया था ये, कोई भी लोग इसे नहीं मान रहे थे, सब तरफ लड़ाइयाँ हो रही थी और राजा को क्या लग रहा था कि मेरी जान पे भी खतरा हो सकता है, मैं यहाँ पर सेफ नहीं हूँ, अगर मैंने लोगों की नहीं सुनी तो मेरा शासन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो इन सारी चीजों से परेशान होके फाइनली अप्रैल 2006 में जो किंग था यहाँ का, किंग ज्ञानेंद्र, उसने पॉलिटिकल पार्टी को क्या कहा कि आप अपनी गवर्नमेंट बना सकते हो, एक गवर्नमेंट बनाओ। इन 2008 नेपाल बिकम अ डेमोक्रेसी आफ्टर एब्लिशिंग द मोनार्ची, और 2008 में 8 तक नेपाल मोनार्ची का अंत होकर के, राजतंत्र का अंत होकर के फाइनली क्या बन गया? अब ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन गया है। अब ये जो आपको फोटोज दी गई हैं ये इसी 2006 वाले मूवमेंट की है, जो ये लोग आंदोलन छेड़ रहे थे राजा के खिलाफ, ये दोनों पिक्चर। चलिए, तो समझ आ गई सभी को नेपाल की स्टोरी? Yes, ma'am. यस, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डिड द पीपल ऑफ नेपाल वांट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन? चलिए इसका आंसर बताना है, फिलहाल हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। यस अनुराग, यू टेल बेटा। Why did the people of The Nepal reason want a that new they did constitution? not want to Yes, Prachi, you tell. चलिए, और कौन बताएगा इसका आंसर? यस मुस्कान, यू टेल। Ma'am, the people of Nepal want a new constitution because they want to become a democratic. Okay, अनुभव, you tell बेटा। Ma'am, the people of Nepal want a new constitution because they want democratic government. अभिषेक, you tell. Yes, ma'am. And the people of Nepal want a new constitution because after a constitution in 1990, that country was ruled by a king, so that they want a democratic country. ओके, वेरी गुड। चलिए, आप लोगों ने ही ठीक बताया। तो इन्होंने अपने पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को इसीलिए रिप्लेस कर दिया था क्योंकि इसमें इनके आइडियल्स नहीं थे, कोई भी कोई आदर्श नहीं थे इस टाइप के जिन्हें ये लोग फॉलो करते, और ना ही इनको उसमें अपने कोई अधिकार दिख रहे थे। और दूसरी चीज, किंग ज्ञानेंद्र था जिसका पूरी तरीके से कंट्रोल हो चुका था नेपाल पे, तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी मोनार्ची रही थी और यहाँ के लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा था, और इसलिए इन्होंने फिर से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने के लिए ही क्या किया था, मूवमेंट छेड़ा था। चलिए, अब आगे हमें क्या दिया है, एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल इन विच अ चेंज इन द
कंस्टिट्यूटिव रूल्स विल चेंज द गेम ऑल टुगेदर। तो अभी कंस्टिट्यूटिव, इसकी मीनिंग यहाँ पर भी इसी से रिलेटेड पूछा गया है। डिस्कस विद योर टीचर व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंस्टिट्यूटिव, प्रोवाइड वन एग्जांपल ऑफ कंस्टिट्यूटिव रूल्स फ्रॉम योर एवरीडे लाइफ। चलिए, तो सबसे पहले आपको बताना है, और आप लोगों ने इसकी मीनिंग भी सर्च की है, बहुत से बच्चों ने। तो सबसे पहले आपको बताना है कि ये कौन से रूल्स होते हैं, व्हाट आर द कंस्टिट्यूटिव रूल्स। यस, कौन बताएगा इसका आंसर? यस, किसी, चलिए मीनिंग बतानी है इसकी हिंदी। क्या होते हैं कंस्टिट्यूटिव रूल्स? कंस्टिट्यूटिव रूल्स, व्हाट आर कंस्टिट्यूटिव रूल्स? नहीं मालूम? ये होते हैं सर्वमान्य नियम, ऐसे रूल्स जिन्हें सभी को मानना है और जिन्हें कोई भी चेंज नहीं कर सकता। बेटा, आवाज जा रही है आप सभी को? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. जा रही है। चलिए, तो अब आपको अपने डेली लाइफ में भी, यानी कि अपने घर पे भी कोई इस टाइप का रूल दिखता है जिसे मानना जरूरी है? एक एग्जांपल देना है। कोई है इस टाइप का रूल? आपको अपने डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में कोई इस टाइप का रूल दिखता है जो सर्वमान्य है? अभी एक रूल तो है ही कि जो पढ़ा था हमने पिछली क्लास में, गर्ल्स एंड बॉयज के लिए जो असाइंड है, पढ़ना तो जरूरी है ही। सबसे पहली चीज जरूरी है ना, वो भी तो एक इसी टाइप का रूल है। आपके घर के लिए, एक सोसाइटी के लिए इसी टाइप का रूल है ना वो, जिसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। आज के टाइम पे तो बिल्कुल है, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पहले के टाइम के बच्चे तो पढ़ते ही नहीं थे। बिल्कुल नहीं बोल सकते ऐसा। चलिए, अब आगे हमें क्या बताया इसमें। तो सभी गेम्स के अपने एक रूल्स होते हैं जिन्हें सभी को मानना पड़ता है। नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम अ मोनार्ची टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स नीड टू चेंज ऑल इट्स कंस्टिट्यूटिव रूल्स इन ऑर्डर टू यूजर्स इन न्यू सोसाइटी। तो अब जब नेपाल ने अपना नया मोनार्ची से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कन्वर्ट किया, यानी कि अभी इन्होंने राजतंत्र से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना ली, एक लोकतांत्रिक सरकार बना ली है, तो यहाँ पर जितने भी रूल्स रहे होंगे पहले वाले, सारे ही चेंज हो गए। तो अब नई सोसाइटी के लिए नए रूल्स बने और ऐसे नियम जिन्हें आप सभी को मानना है। दिस इज व्हाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 2015। अब देखिए आगे 2015 में इन सभी ने एक फिर से नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसे 2015 में अडॉप्ट किया गया। क्योंकि जब 2008 में इनकी गवर्नमेंट बनी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें पहले के कुछ रूल लिए गए थे, जो रूल इनके लिए इनको नहीं लगते थे कि वो सभी के लिए होने चाहिए, तो उन रूल्स को चेंज करके फिर से न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो फाइनली 2015 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। ओके, Yes, ma'am. अब आगे और क्या बताया हमें। द कैप्शन अलोंगसाइड एलोबरेट्स नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। तो अभी हमने पढ़ा है एक जो नेपाल का जो स्ट्रगल रहा था डेमोक्रेसी के लिए, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे राजा को हटाया, कैसे मोनार्ची का एंड किया, और कैसे फाइनली फिर से डेमोक्रेसी लेके आए अपने एरिया में। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, अभी आप सभी को इतना तो क्लियर हो गया होगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो मोनार्ची से किस तरीके से बेस्ट है, दोनों में क्या डिफरेंट है, ये पढ़ चुके हैं ना। Yes, ma'am. आपकी लाइफ अगर एक देखिए, अगर आप एक मोनार्च एरिया में रहते हैं, यानी एक राजतंत्र में रहते हैं, और अभी आप लोग एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रह रहे हो, तो उन दोनों में क्या डिफरेंट होता? क्या सेम एक ही जैसी सिचुएशन होती है आप लोगों की? No, ma'am. चलिए, अभी फील करके बताना है कि अगर आप लोग मोनार्ची में होते, यानी कि किसी राजा के अंडर, तब आपकी लाइफ कैसी होती? कौन बताएगा? अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना है।
जस्ट इमेजिन कि मोदी जी राजा हैं और आप उनकी प्रजा हैं, और आपकी लाइफ कैसी होगी। चलिए सबसे पहले कौन बताएगा? कोई भी नहीं? यस अभिषेक। I'm in monarch country. The people can't do the work as per their wishes, and the king will rule over all the country. And what he say, the people should do that. यस, अभिषेक की आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। चलिए मुस्कान, यस मुस्कान यू टेल। Ma'am, in the monarchy, people did the work that is said by the king. But in the democratic, we we have a rule that we need to follow. ओके वेरी गुड। चलिए तो बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब एक स्टोरी दी है छोटी सी, चलिए स्टोरी पढ़ते हैं और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी स्टोरी दी है, आप लोग बताना कि आपकी क्लास में भी ऐसी होता है। तो देखिए यहाँ पर है, सुरेश इज द क्लास मॉनिटर, ही इज अ बुली। अब सुरेश जो कि क्लास का मॉनिटर है बहुत ही शरारती है। हिज क्लासमेट आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम, उसके क्लासमेट उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मिसेस राव द क्लास टीचर हैज टू लीव द क्लासरूम ऑन सम अर्जेंट वर्क। अब मिसेस राव जो उनकी क्लास टीचर हैं, उन्हें किसी अर्जेंट काम के लिए अपनी क्लास छोड़ के जाना पड़ता है। सी आज सुरेश टू माइंड द क्लास, सुरेश स्टार्ट पिकिंग ऑन अनिल। अब सुरेश जो कि क्लास का मॉनिटर है, भले ही शरारती है, भले ही वो अजीबोगरीब टाइप का लड़का है, लेकिन फिर भी मॉनिटर है, इसीलिए मिसेस राव उसे क्लास को माइंड करने के लिए, क्लास संभालने के लिए छोड़ के जाती हैं। अब सुरेश टीचर के जाते ही क्या करता है, स्टार्ट पिकिंग ऑन अनिल, अनिल का मजाक उड़ाने लगता है। अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव। अब क्या बोलता है कि अनिल, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा मिसेस राव से आते ही। बट वॉट हैव आई डन? अब अनिल पूछता है लेकिन मैंने किया क्या है। अब क्या होता है, मिसेस राव रिटर्न्स टू द क्लास, मिसेस राव क्लास में आई। मैम, while you were away, Anil kept talking loudly and disturbing the class. He would not listen to me. अब क्या बोलता है अनिल कि मैम जैसे ही आप क्लास से बाहर गई थी ना, अनिल जो है वो बहुत तेज तेज बात कर रहा था, डिस्टर्ब भी कर रहा था क्लास को, वो मेरी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। अब मिसेस राव क्या बोलती हैं अनिल को, अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे एंड राइट आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर 100 टाइम्स। तो अब मिसेस राव ने पनिशमेंट दे दिया बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे कि अनिल जब स्कूल एंड हो जाएगा, सभी बच्चे चले जाएंगे, तब तुम्हें क्लास में रुक करके 100 बार लिखना है कि मैं अब कभी भी डिसओबे नहीं करूंगा, कभी भी मॉनिटर की आज्ञा को कभी भी मॉनिटर की आज्ञा मानने से इनकार नहीं करूंगा, यानी कि उसका डिसओबे नहीं करूंगा, और ऐसा 100 टाइम्स लिखना है। अब अनिल बोलता है बट मैम आई डिड नॉट डू एनीथिंग, मैंने कुछ किया ही नहीं, लेकिन मिसेस राव सुनती नहीं है, पनिशमेंट देके चली जाती है। चलिए तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, क्या यहाँ पर क्लास का जो माहौल है क्या वो डेमोक्रेटिक है? No, ma'am. No, ma'am. Oh, ma'am. तो अभी क्लास का जो डेमोक्रेटिक माहौल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? एनी सजेशन? अगर इसी क्लास का माहौल हमें डेमोक्रेटिक बनाना हो तो क्या कर सकते हैं? क्या सुरेश को क्लास से बाहर कर देना चाहिए? चलिए कौन बताएगा इसका आंसर? यस अनुभव, यू टेल। चलिए गेस कर रहे हैं, आपको बस ये सोचना है मैम, कि क्लास को, यस मैम क्लास में रूल्स बनाने चाहिए। यस मैम बेटा, और जो से लाउडली। मैम टीचर्स को क्लास में रूल्स बनाने चाहिए। ओके,
Yes, Abhishek, you tell. Yes, ma'am. Ma'am, teachers should make some rules and that have to followed by the all students. And if a monitor, बेटा आपकी आवाज बहुत ज्यादा स्लो आ रही है, बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा मुझे। अनुभव की तो आवाज सुनाई दे रही थी। चलिए, और कौन बताएगा? अनुराग, यू टेल। यस अनुराग। And the teachers should make rules in the classroom. ओके, टीचर को रूल्स बनाने चाहिए क्लासरूम के लिए। सबसे पहली बात तो मॉनिटर ही नहीं बनाना चाहिए क्लास का, क्योंकि जैसे ही मॉनिटर बनेगा, जो मॉनिटर होगा वो समझेगा कि मैं हेड हूँ और वो बच्चों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देगा। तो बिल्कुल मॉनिटर वाला सिस्टम होना नहीं चाहिए। जब भी टीचर जाए तो उसे चेंज करके किसी और बच्चे को, कल किसी और को, कल किसी और को खड़े कर देना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो किसी दिन कोई शरारती बच्चा ये सोचता है कि मैं किसी को परेशान करता हूँ, इसकी शिकायत लगा देता हूँ, तो कल को उसका भी दिन आएगा अगर चेंज कर करके खड़ा किया जाता है। तो इसलिए सभी, किसी की कोई बुराई नहीं करेगा, सभी अपना काम ऑनेस्टली करेंगे। दूसरी चीज की किसी भी बच्चे को खड़े करके जाने की जरूरत है ही नहीं। टीचर को बच्चों को किसी काम में एंगेज करके फिर जाना चाहिए कि आप लोग ये काम करिए, जब मैं आऊंगी तब मुझे ये वर्क चेक करना है और आप सभी को ये काम कंप्लीट करके रखना है। तो जिसका भी वर्क कंप्लीट नहीं मिलेगा, यानी कि वो इधर उधर एंगेज था, टीचर को पता लग जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर जो मिसेस राव हैं, बिल्कुल इनको भी बहुत बच्चे डिसलाइक कर रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने भी सुरेश को प्रायोरिटी दे दी, उसे मॉनिटर बना के चली गई और आने के बाद सुना भी नहीं कि मतलब ये भी इनको सारे बच्चों से पूछना चाहिए था और बाकी बच्चों से भी कि क्या अनिल ने सचमुच ऐसा किया था, लेकिन इन्होंने केवल सुरेश का फेवर लेके केवल उसकी बात सुनकर के अनिल को पनिशमेंट दे दी, बाकी बच्चों से भी नहीं पूछताछ की। चलिए, तो आज क्या करना है आपको होमवर्क में? ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये आपको होमवर्क में करना है आज। yes, ma'am. फर्स्ट तो इसी पैराग्राफ से, इसी स्टोरी से रिलेटेड है। एंड दूसरा आपसे पूछा है कि कौन से सिचुएशन में मिनिस्टर अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। तो ये इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको आज होमवर्क में करके सेंड करने हैं। ओके, कर लेंगे सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, अब हम लोग बाकी आगे का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। Goodbye, ma'am. Goodbye, ma'am. Goodbye.